जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल। उत्तर प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आपका पहला है पूरा पाषाण काल, जो कि 10 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक माना जाता है। उसके बाद दूसरा मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक माना गया है। और तीसरा है नव पाषाण काल, जो कि 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल को हमने बताया 10 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी, और नव पाषाण काल जो कि है 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। पहला हमारा है पूरा पाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण काल के समय की बात करें तो ये 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व अर्थात 10 लाख बीसी से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए, पूरा पाषाण काल के जो पूरा पाषाण काल है इसमें मानव के आदिम जीवन की प्रारंभ काल इसको मानते हैं। जो मानव का जो जीवन प्रारंभ हुआ था वो इसी काल से माना जाता है। हम बात करें राज्य में पूरा पाषाण काल सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं वो बेलन घाटी की सभ्यता, जो कि प्रयागराज, सिंगरौली घाटी, सोनभद्र, चकिया, चंदौली से प्राप्त हुए हैं। राइट। अगर हम बात करें बेलन घाटी की तो बेलन घाटी विश्व के प्राचीनतम स्थलों में से एक है, जहां पर मानव के बसाव का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी के पुरा स्थलों की खोज एवं खुदाई जो है प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने की थी, जो कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष थे। तो पूरा पाषाण काल, जिसे हम आदिम जो हमारा मानव था उसके हम जीवन का प्रारंभ काल मानते हैं। राज्य में अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल के सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं वो बेलन घाटी, जो कि प्रयागराज, सिंगरौली, सोनभद्र और चकिया, चंदौली से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें बेलन घाटी सभ्यता की और बेलन घाटी की, तो बेलन घाटी जो है विश्व के प्राचीनतम स्थलों में से एक है, जहाँ पर मानव के बसाव का प्रथम साक्ष्य पाया गया है। अगर हम बात करें बेलन घाटी के पुरा स्थलों की जो खोज है और इन्होंने प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा की गई थी, जो कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष थे। देखिए, अगला जो है हमारा मध्य पाषाण काल। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण के जो प्रमुख स्थल है, जैसे सराय नाहर राय हुआ, महदहा हुआ, दमदमा एवं चौपानी मांडो, ये सब क्या है मध्य पाषाण काल के। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल के जो सर्वाधिक साक्ष्य हैं वो सरहारनाय राय से प्राप्त हुए हैं। पूछेगा मध्य पाषाण के जो सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सरहारनाय राय से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें जो सरहारनाय राय है ये कहाँ पर है, तो वर्तमान प्रतापगढ़ जनपद में पड़ता है। अच्छा, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से झोपड़ी का फर्श मिला है, अस्थायी निवास स्थल मिला है, 14 समाधान तथा 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अच्छा, जो शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया थी, इनमें जो शव का जो सर था वो पश्चिम दिशा में और पैर पूर्व दिशा की ओर होता था। अच्छा, अधजड़े पशुओं की हड्डी भी यहीं से प्राप्त हुई है। तो मध्य पाषाण काल, जो कि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं उन्हें बताया सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा और चौपानी मांडो हैं। अगर मध्य पाषाण काल में जो सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सरहारनाय राय से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, सरहारनाय राय जो है वर्तमान की स्थिति क्या है, तो प्रतापगढ़ है। और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो झोपड़ी का फर्श, अस्थायी निवास स्थल, 14 समाधान तथा 8 गर्त चूल्हे, और जो शवों का सर था वो पश्चिम और पैर पूरब की ओर था, और यहाँ से अधजले पशुओं की हड्डी भी प्राप्त हुई है। देखिए, जो अगला हमारा स्थल है ये है दमदमा। ये भी कहाँ है, वर्तमान प्रतापगढ़ में है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो 41 सावधान तथा कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं और 5 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। देखिए, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो कह रहा है प्रयागराज के निकट लेखहनिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, लेखहिया से। आगे हम बात करते हैं चौपानी मांडो की, जो कि वर्तमान स्थिति प्रयागराज में है इसकी। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो झोपड़ी तथा मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। अब हम बात करें महदहा की, तो ये भी प्रतापगढ़ में है। यहाँ से युगल समाधियाँ जिनमें स्त्री एवं पुरुष तथा को साथ में दफनाया जाता था। राइट। तो जो युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं इसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है। राइट। देखिए, अगला जो हमारा काल है यह है नव पाषाण काल। राइट। इसमें क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मानी जाती है। तो मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। अगर हम प्रदेश में यानी यूपी में नवपाषाणकालीन स्थल की बात करें, इसमें है प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर कोल्डीहवा, महगड़ा एवं पंचो
और संत कबीर में क्या है, लौरा देव। यही पूछेगा संत कबीर में, जो संत कबीर नगर है इसमें कौन से स्थल मिले हैं, तो ये लौरा देव, राइट। अगर हम बात करें कुल्डी-हमा की, जिसकी वर्तमान स्थिति प्रयागराज में है, यहाँ से देखिए धान की खेती के साक्ष्य मिले, मतलब यहाँ के लोग क्या करते, धान की खेती किया करते थे। अब हम बात करें लौरा देव की, तो ये वर्तमान संत कबीर नगर में है। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, लौरा देव से। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। देखिए एक है इसमें स्थल आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, जो कि मेरठ जनपद में अवस्थित है। अच्छा, अगर नदी पूछे तो हिंडन नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, तो भारत सेवक समाज ने 1958 ईस्वी में खुदाई जो की थी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की जाती है। अच्छा, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है, कटोरे के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन पर गिलहरी व मोर के पैर के चित्र मिले हैं, राइट। अगर स्थानीय नाम पूछे तो परशुराम का खेरा इसको बोला जाता है, राइट। तो आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, यह मेरठ जनपद में है और हिंडन नदी पे। अच्छा, हिंडन नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। इसकी खोज किसने की थी, तो भारत सेवक समाज ने 1958 में खुदाई की थी, जिसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा को कहा जाता है। साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, रोटी बेलने की चौकी मिली है, कटोरे के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, मिट्टी के बर्तन पर गिलहरी व मोर के जो पैर हैं इनके पदचिन्ह मिले हैं, और स्थानीय नाम के इसका परशुराम का खेरा बोला जाता है। देखिए एक है हमारा हुलास, जो कि वर्तमान स्थिति इसकी सहारनपुर है। अगर यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए देखा जाए तो गेहूँ के कृषि के साक्ष्य और पीपल के वृक्ष के साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं के कृषि के साक्ष्य और पीपल के वृक्ष के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हुलास से मिले हैं। अगर हम बात करें मांडी स्थल की, तो ये वर्तमान मुजफ्फरनगर में है, बड़गांव सहारनपुर में है, मानपुरा बुलंदशहर में है, और कैराना शामली में है। आइए फिर से देख लेते हैं, मांडी मुजफ्फरनगर, बड़ा गाँव सहारनपुर, मानपुरा बुलंदशहर में, और कैराना शामली जनपद में है। अब हम बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता की। देखिए जो वैदिक सभ्यता है इसको हम 1500 BC से लेकर 600 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें क्या है, ऋग वैदिक काल जो कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था, और उसके बाद है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए अब हम महाजनपद काल की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित थे। हम पहले महाजनपद की बात करते हैं। पहला जो था कुरु। कुरु की अगर हम राजधानी की बात करें तो ये इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के पास में स्थित है, राइट। अच्छा, इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का एरिया है। क्योंकि कुरु पहले राजतंत्र था, अर्थात यहाँ पे राजा का शासन चलता था, किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई, राइट। तो कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। वर्तमान स्थिति क्या है, मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर। देखिए दूसरा जो महाजनपद हमारा है यह है पांचाल। इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान का जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है ये पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानी थी, एक थी अहिच्छत्र और दूसरी थी काम्पिल्य। जो अहिच्छत्र क्षेत्र है वो बरेली के पास जो रामनगर है वो वाला क्षेत्र है, और काम्पिल्य जो है फर्रुखाबाद के पास काम्पिल्य, राइट। अब हम बात करें महाभारत कालीन जो द्रौपदी थी, राइट। तो द्रौपदी जो है पंचाल महाजनपद की राजकुमारी थी। तो द्रौपदी कहाँ की, पांचाल महाजनपद की राजकुमारी थी। ये तीसरा जो महाजनपद है ये हमारा काशी है। अच्छा, इसके हम क्षेत्र की बात करें तो वाराणसी एवं उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं ये काशी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसके राजधानी की बात करें तो वरुणा और अस्सी नदी के मध्य, ठीक। तो इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी थी जो कि अस्सी व वरुणा नदी के मध्य में है। अगर हम बात करें काशी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो जो काशी का प्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अब प्रारंभ में यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, मतलब जो हमारी काशी महाजनपद जो था ये उस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य माना जाता था। काशी को अविमुक्त क्षेत्र यानी अभिधान भी कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में काशी का मगध में विलय हो गया। जो अजातशत्रु हमारा था हर्यक वंश का, तो इसमें इसके शासनकाल में जो काशी का है वो मगध में विलय हो गया था। अच्छा, जो 23वें तीर्थंकर जो हमारे पार्श्वनाथ थे, इनके जो पिता अश्वसेन वो काशी के ही राजा थे। तो पूछे 23वें तीर्थंकर थे कौन, तो पार्श्वनाथ थे, और इनके पिता जो अश्वसेन हैं वो काशी के राजा थे।
अगला हमारा महाजनपद है कौशल। अगर इसकी हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो आधुनिक जो अवध का क्षेत्र है जैसे अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, ये सब क्या है, ये आधुनिक क्षेत्र है, राइट। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानी थी, एक थी श्रावस्ती और एक थी साकेत। तो श्रावस्ती, इसकी अगर पहचान की बात करें तो इसको हम सहित महत नगर के नाम से जानते हैं, और साकेत जो कि वर्तमान अयोध्या वाला क्षेत्र है। हम बात करें रामायण काल में तो कह रहा रामायण काल में जो कौशल की राजधानी साकेत थी वो अयोध्या थी, राइट। तो कौशल की राजधानी कौन सी थी, अयोध्या थी रामायण काल में। देखिए अगला जो हमारा महाजनपद है वो है वत्स। अगर हम इसके वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रयागराज, कौशाम्बी का जो समीपवर्ती क्षेत्र है ये इसकी वर्तमान स्थिति है। अगर राजधानी की बात करें तो वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। तो वत्स राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। अच्छा, वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रयागराज और कौशाम्बी का जो समीपवर्ती क्षेत्र है ये सब वत्स के ही अंतर्गत आते थे। देखिए अगला है चेदी। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, राइट। राजधानी क्या थी, शक्तिमती, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी राजधानी आई है। बांदा के पास जो स्थित इसका स्रोतासोड़ा, राइट। महाभारत काल में चेदी का शासक जो था वो शिशुपाल था। महाभारत काल में जो चेदी महाजनपद का शासक पूछे तो शिशुपाल था। देखिए अगला जो महाजनपद है वो है मल्ल। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के कुछ जो भूभाग हैं ये सब मल्ल के अंतर्गत आते थे। अच्छा, वर्तमान राजधानी पूछे उसमें उसकी वर्तमान स्थिति उसकी राजधानी कुशीनगर थी, राइट। हम बात करते हैं मल्ल महाजनपद की तो वर्तमान स्थिति देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर के जो कुछ भूभाग हैं सब मल्ल के अंतर्गत आते थे। राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। देखिए 8वां जो हमारा महाजनपद है ये है सूरसेन। अच्छा, वर्तमान स्थिति की बात करें तो ब्रजमंडल वाला जो क्षेत्र था राजधानी क्या थी, मथुरा थी। तो पूछे सूरसेन जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी। देखिए महाभारत व पुराणों के अनुसार सूरसेन यदुवंशीय शासकों के द्वारा शासित किया गया था, राइट। भगवान श्री कृष्ण भी इसी कुल से संबंधित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ से, मथुरा से ही, या सूरसेन से संबंधित हैं। तो सूरसेन की बात करें, सूरसेन महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या है, ब्रजमंडल वाला क्षेत्र है, राजधानी इसकी मथुरा थी। और महाभारत व पुराणों के अनुसार जो सूरसेन है तो यदुवंशी शासकों के द्वारा शासित किया जाता था, ठीक। भगवान श्री कृष्ण भी इसी कुल से संबंधित हैं।